हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने क्या किया, कल्पना करके 4 पेंटिंग की। उनमें से जो पहली पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। इसमें फ्रेडरिक सोरियो ने रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की कल्पना की है। वहीं जो आपको स्टैचू दिखाई दे रहा है, इस स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि क्या कर रहा है, आज़ादी को दर्शा रहा है। जिसके एक हाथ में टॉर्च है जो कि एनलाइटमेंट को शो कर रहा है, वहीं दूसरे हाथ में इसके पास मानव अधिकार के चार्ट है, मैन राइट चार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को शो कर रहे हैं। जो आपको कचरा दिखाई दे रहा है जमीन में पड़ा हुआ, इसे बोलते हैं ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की, जो कि मोनार्की सिस्टम का कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें राजाओं महाराजाओं के मुकुट हैं, कपड़े हैं और राजाशाही वस्तुएं पड़ी हुई हैं। और जो आर्टिस्ट है हमें यह बताना चाह रहा है कि जो लोग लाइन में आ रहे हैं वो मोनार्की सिस्टम के कचरे को छोड़ते जा रहे हैं, मीन्स राजा महाराजाओं के सिस्टम को खत्म करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। और ये सब देखकर जो उनके गॉड है ना, ईसा मसीह, वो क्या कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी कल्पना किसने की है, फ्रेडरिक सोरियो ने की है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाउ डिड नेशनल राइज इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनल कैसे आया। दूसरी चीज अपन इसमें पढ़ेंगे व्हाट चेंज वर सीन, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज में पढ़ेंगे हाउ डिड डायनेस्टी रूल एंड इन यूरोप, कैसे यूरोप में साम्राज्यवाद समाप्त हुआ। चौथी चीज में पढ़ेंगे हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनल्स, कैसे लोगों ने नेशनल्स के लिए स्ट्रगल किया। और पांचवी चीज में क्या पढ़ेंगे, हाउ डिड नेशनल स्टेट कम एग्जिस्टेंस, कैसे नेशनल स्टेट अस्तित्व में आया। तो ये 5 चीज अपन को क्या करना है, डिटेल में पढ़नी है। अब बात करते हैं अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये टॉपिक है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तो 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ा, क्योंकि 1789 से पहले जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब फ्रांस के ऊपर राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और जो जनता हुआ करती थी इनके पास कोई भी पावर नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, जो राजा होता था उसका बेटा राजा बनता था और फिर इसका बेटा राजा बनता था, तो ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें कुछ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखने को मिले। अब वो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो बिफोर 1789 चेंजेस होकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला चेंज क्या होता है उसमें, तो पहला चेंज जो होता है इसमें जो पावर होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है किसको, मोनार्की टू कॉमन पीपल को। मतलब अब इसमें जो राज होगा वो किसका होगा, पहले जो राज हुआ करता था इसमें मोनार्की सिस्टम चला करता था, अब किसके हाथ में पावर आ जाती है, जनता के हाथ में। मतलब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो पहला चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज क्या होता है इसमें, फ्री कलर फ्लैग चूज फॉर फ्रांस, मतलब जो पहले मोनार्की का झंडा चला करता था ना उसको बदल के क्या कर देते हैं, ट्राई कलर का फ्लैग ले आते हैं। तो दूसरा चेंज हो गया। थर्ड चेंज क्या करते हैं, वो फ्रांस लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि नेशनल लैंग्वेज के रूप में, मतलब पूरे फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, फ्रांस लैंग्वेज चलेगी। चौथा चेंज क्या करते हैं, वो न्यू नेशनल एंथम को क्या करते हैं, वो कंपोज करते हैं और उसकी शपथ लेते हैं, मतलब खुद का राष्ट्रीय गान बनाते हैं और उसकी क्या करते हैं, शपथ ले लेते हैं वो। ठीक है, चौथा चेंज हो गया। और पांचवा चेंज क्या करते हैं, वो ई स्टेट जनरल वा इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली, मतलब खुद की पार्लियामेंट बनाते हैं और उसकी क्या उसका नाम बदल के क्या रख देते हैं, नेशनल असेंबली रख देते हैं। ठीक है, पांचवा चेंज हो गया। अब छठवां चेंज क्या करते हैं, ये इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज आर एबोलिश, मतलब जो हैवी टैक्स लगा करते थे ना ड्यूटीज के रूप में, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा क्या करते हैं, जो फ्रेंच आर्मी थी ना वो क्या करती है, अब नेशनल की भावनाओं को दूर दूर तक फैलाना शुरू कर देती है, मतलब अपने नेशन के प्रति प्यार सम्मान देशभक्ति की भावनाओं को पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर देती है। और ये कहना शुरू कर देती है यदि हम मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते, ऐसा ढिंडोरा पीटना शुरू कर देती है पूरे यूरोप में। सब कुछ ठीक चल रहा था, फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हट चुका था और डेमोक्रेसी आ चुकी थी, जो लोग थे वो खुशी खुशी रह रहे थे। पर क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो क्या करता है, डेमोक्रेसी को हटा देता है और सारी पावर क्या खुद के हाथ में ले लेता है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। अब ये क्या करता है कि कुछ कोड लेके आता है, इन कोडों को अपन क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804, इसे बेसिकली नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली कुछ चेंजेस थे जो नेपोलियन ने किए थे डिक्टेटर से बनने के बाद। तो पहला चेंज क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, जो चर्चेज हुआ करते थे और नोबिलिटीज हुआ करते थे उनको स्पेशल सुपीरियर माना जाता था, इसके आधार पर, बर्थ के आधार पर, और साथ साथ बर्थ के आधार पर प्रिविलेज भी मिलता था। तो जैसे नेपोलियन आता है तो सबके लिए क्या है, बराबर कर देता है। अब क्लर्जीज नोबिलिटीज और थर्ड क्लास वाले इक्वल लॉ किया जाएगा, मतलब सबके लिए कानून बराबर रहेगा। पहला चेंज कर दिया। दूसरा चेंज क्या कर देता है, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब यदि आपके पास पैसे रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले केवल किसको, जो हाई सोसाइटी के लोग हुआ करते थे ना, नोबिलिटी जो क्लर्जीज, इन्हीं को प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था। अब क्या कर दिया इसने, यदि आपके पास पैसे रहेंगे तो कोई भी कैटेगरी का लोग
प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो दूसरा चेंज कर दिया। तीसरा चेंज क्या करता, एबोलिश फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता था, फेडरल सिस्टम मतलब बेसिकली जो बड़े बड़े फेडरल लॉर्ड हुआ करते थे ना, जिसे अपन लोग लैंड लॉर्ड बोलते थे, उनके पास सारी की सारी जमीन हुआ करती थी, जिसके अंडर में कौन काम करते थे, प्रेजेंट काम करते थे। तो इस सिस्टम को भी क्या कर देता है, नेपोलियन खत्म कर देता है। ठीक है। चौथा चेंज क्या कर देता है, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी सिस्टम आर इंप्रूविंग। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम्युनिटी सिस्टम को अच्छा कर देता है, जिसके कारण का जो इकोनॉमी होती है फ्रांस की बहुत तेजी से डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। पांचवा चेंज क्या करता है इसका, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन करेंसी। मतलब जो डिफरेंट तरह की वेटिंग सिस्टम हुआ करते थे ना, नापने तौलने की इकाइयां होती थी, वो डिफरेंट चलती करती है, उन सबको क्या कर देता है, एक कर देता है। और जो 30 प्रकार की करेंसी चला करती है ना, उनको भी बदल के कितनी करेंसी कर देता है, 2 करेंसी कर देता है। छठवां पॉइंट है, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड। गिल्ट रिस्ट्रिक्शन को क्या किया था, नेपोलियन ने रिमूव कर दिया था, जिसका फायदा ये हुआ कि जो मर्चेंट थे, आर्टिसियन थे, अब वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। तो दोस्तों इतने सारे चेंजेस नेपोलियन ने किए। यह चेंज देखकर लोगों को इतने पसंद आए कि लोग नेपोलियन को क्या समझने लग गए थे, मसीहा समझने लग गए थे। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के आसपास के जितने देश थे, नेपोलियन आर्मी का स्वागत करने लग जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन ही उन्हें इस मोनार्की सिस्टम से आज़ाद करा सकता है। अब उन्हें इसलिए ऐसा क्यों लग रहा था कि नेपोलियन जहाँ भी जाता था वहाँ से मोनार्की सिस्टम खत्म हो रही थी। बट उन्हें क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वह मसीहा समझ रहे थे, वह वाकई में क्या निकलेगा, एक विलन निकलेगा। अब वह क्या कारण था कि लोग नेपोलियन से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला कारण में लिखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन, कोड में समझेंगे। पहला रीजन था लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। जो नेपोलियन था उसने क्या किया था, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। दूसरा क्या कारण था, इंक्रीजिंग टैक्सेशन। नेपोलियन ने क्या किया था, हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। तीसरा कारण क्या था, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि बोलने पे या एसोसिएशन बनाने पे पूरी तरह बैन लगा दिया था। फोर्थ कारण क्या था, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। नेपोलियन ने जबरन मिलिट्री में भरना स्टार्ट कर दिया था। अब वो है इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको सारे यूरोप पे कब्जा करना था, तो उसे बड़ी आर्मी की जरूरत थी, तो उसने लोगों को जबरन मिलिट्री में भरना शुरू कर दिया था। यह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों ये सब कारणों के कारण लोग नेपोलियन से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी के यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए और कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि आज के समय की बात करें कि जितने भी स्टेट हैं सारे के सारे कैसे हैं, नेशन स्टेट के रूप में हैं। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इंडिया हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, नेशन स्टेट हैं। लेकिन अगर अपन मिड 18th सेंचुरी की बात करते हैं या मिड 18th सेंचुरी की मैप की बात करते हैं, तो यहाँ भी अपन को कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा, तो बल्कि यहाँ अपन को क्या मिलेगा, बड़े बड़े एम्पायर देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, ऑटोमन एम्पायर के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट लैंग्वेज है। अब आप ही खुद सोचो, अगर इतने सारे डाइवर्सिटी होगी तो कभी इनके मन में ऐसा आएगा कि हम नेशन स्टेट बनाएं, या जिससे सबकी कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, है ना, और कॉमन क्या होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ये सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। आप लोग ही में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें नेशन स्टेट बनाने का आइडिया नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद इनके मन में नेशन स्टेट बनाने का आइडिया आता है। लेकिन वो कैसे आता है, चलिए जानते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। तो दोस्तों उस समय यूरोप में दो तरह के लोग थे, पहले थे एरिस्टोक्रेस, दूसरे थे प्लेजेंट। अब बात करते हैं अपन एरिस्टोक्रेस की। एरिस्टोक्रेस में वो लोग थे जिन्हें सोसाइटी में रईस माना जाता था, मतलब इनके पास पैसा था, इनके पास बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे और यह लोग माइनॉरिटी में थे, मीन्स इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास पावर बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा था। और जो ये लोग थे वे आपस में अपनी फैमिली में ही शादी कर लेते थे और यह फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि उस समय फ्रेंच लैंग्वेज रईसों की भाषा मानी जाती थी। और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसा था, एक जैसा खाते थे, एक जैसा पीते थे और एक जैसा रहते थे। वहीं कंपेयरिंग की बात करें अपन प्लेजेंट की, तो इनकी कंपेरिजन में जो प्लेजेंट थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। इनके पास ना तो खुद की ज़मीन थी, ये एरिस्टोक्रेट की ज़मीन पर जाकर काम किया करते थे, और जो प्लेजेंट थे वह मेजोरिटी में थे, मतलब इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। अब क्या होता है, एक और नई वर्किंग क्लास उभर कर आती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो एक नई वर्किंग क्लास उभर कर आती है, इसका नाम था मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में वो लोग थे जिनके पास ना तो ज़्यादा पैसा था और ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। इसमें बेसिकली वे लोग थे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कुछ अदर प्रोफेशनल थे।
ये सब मिडिल क्लास में आते थे। अब मिडिल क्लास के मन में एक नया आइडिया आता है। उनके मन में क्या आइडिया आता है? नेशनल यूनिटी का, मतलब नेशनल स्टेट का आइडिया आता है, जिसमें सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो और सेम ट्रेडिशन हो। मतलब एक जैसे लोग होने चाहिए, तभी तो अपन नेशनल स्टेट बना पाएंगे। और दूसरा आइडिया इनके मन में क्या आता है? लिबरल नेशनलिस्ट का आइडिया आता है। नेशनलिस्ट का आइडिया क्या कहता है? पहला, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, मतलब एरिस्टोक्रेसी रूल को खत्म होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? जो गवर्नमेंट बने वो कैसी बने? जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट विद द पीपल एग्रीमेंट होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है लिबरल नेशनलिस्ट का? हर एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब हर एक नागरिक को आज़ादी होनी चाहिए। चौथा रूल क्या कहता है लिबरल नेशनलिस्ट का? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। पांचवा रूल क्या है लिबरल नेशनलिस्ट का? एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेज, मतलब जो चर्च के लोग हुआ करते थे उन्हें वर्थ के आधार पर स्पेशल क्या मिलता था? प्रिविलेज मिलता था, उसे भी खत्म होना चाहिए। और पांचवा क्या रूल था लिबरल नेशनलिस्ट का? अ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करे, और गवर्नमेंट भी कैसी होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन सब के लिए ही जो एजुकेशनल मिडिल क्लास थे वो लोग क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। बट उनमें भी एक प्रॉब्लम थी, जो वुमेन्स थी ना वो क्या करते थे? इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और किसकी मांग कर रहे थे? वोटिंग राइट की। लेकिन वोटिंग राइट किसके लिए? जो मैन थे जिनके पास का प्रॉपर्टी वो उन्हीं को वोट देने की मांग कर रहे थे। अब आप ही बताओ, जिन लोगों को छोड़ा जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे और वुमेन्स थे उन्होंने क्या किया? यूरोप में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम चल रही थी यूरोप के अंदर। जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, तब जाके वो क्या कर पाते थे? ट्रेड कर पाते थे। जब ट्रेडर हैंसबर्ग से न्यूमबर्ग की तरफ ट्रेड करने जाता था तो उसको लगभग 11 जगहों पर 5-5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। अब आप ही सोचो, जब ट्रेडर इतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो कमाएगा क्या? और इसके अलावा डिफरेंट प्रकार की 30 करेंसियाँ भी चला करती थी, और जब उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना करना पड़ता तो सारी करेंसियों को चेंज भी करना पड़ता था। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? 1834 में एक कस्टम यूनियन का फॉर्म होता है। इस कस्टम यूनियन का क्या नाम था? जोर वॉलिस। इसमें बेसिकली किसने स्टार्ट किया था? इसको प्रूसिया ने स्टार्ट किया था, और आगे चल के क्या करता है? जर्मनी में इसमें ज्वाइन हो जाता है। इसमें बेसिकली 3 चेंजेस किए। पहला चेंजेस क्या किया कि यूनियन अपोलिश ट्रैफिक बैरियर, जो ट्रेड बैरियर हुआ करते थे उनको क्या कर दिया? हटाकर, डिफरेंट प्रकार के ट्रेड बैरियर थे उनको हटाकर एक ट्रेड बैरियर कर दिया, और जो डिफरेंट प्रकार की 30 करेंसियाँ चला करती थी उनको हटाकर 2 करेंसियाँ कर दी। और साथ साथ क्या किया उसने? प्रमोट किया किसको? रेल नेटवर्क को, जिससे क्या होता है? ट्रेड करना और भी आसान हो जाता है। तो इतने सारे चेंजेस किए कस्टम यूनियन ने। न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। तो दोस्तों मैंने आपको नेपोलियन की स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि 1799 से रूल नेपोलियन का स्टार्ट किया था, और इसका रूल कब तक चला था? 1815 तक चला था। तो 1850 में ऐसा क्या होता है कि नेपोलियन का रूल का एंड हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि 1850 में एक फाइट होती है। किसके बीच होती है? नेपोलियन के बीच में और 4 कंट्री के बीच में। अब वो 4 कंट्रियाँ कौन कौन सी थी? ब्रिटेन था उसमें, प्रूसिया था, रसिया था और ऑस्ट्रेलिया था। अब ये कौन लोग थे? ये बेसिकली कंजर्वेटिव लोग थे। और ये फाइट कहाँ होती है? इस फाइट का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। इस फाइट में क्या होता है? जो नेपोलियन होता है उसकी हार हो जाती है, और जो जीती हुई कंट्री थी, कौन कौन सी कंट्री थी इसमें ब्रिटेन था, प्रूसिया था, रसिया था और ऑस्ट्रेलिया था। ये कौन लोग थे? ये बेसिकली कंजर्वेटिव लोग थे। अब कंजर्वेटिव लोग कौन थे? ये बेसिकली सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे, इन्हें केवल मोनार्की ही पसंद थी। ये चाहते थे कि फिर से मोनार्की सिस्टम वापस आ जाए। तो ये क्या करते हैं? जो नेपोलियन ने चेंज किया था ना उसको क्या कर देते हैं? अंडू कर देते हैं। मतलब जो पुराने सिस्टम था वह फिर से वापस ले आना चाहते थे यूरोप में, और जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे वो फिर से एक जैसा कर देना चाहते थे। तो वो पहला चेंज क्या करते हैं? मोनार्की सिस्टम को क्या करते हैं? फिर से वापस ले आते हैं। दूसरा क्या करते हैं? जो चर्चेस की पावर थी उसको क्या करते हैं? इसको भी रिस्टोर कर लेते हैं। अब तीसरा चेंज क्या करते हैं? ये जो एडप्ट कर लेते हैं सेंसरशिप को, मतलब अब बोलने पे, लिखने पे और एसोसिएशन बनाने पे क्या लगा देते? पूरी तरह रोक लगा देते हैं। और चौथा चेंज क्या करते हैं? वो ऑटोक्रेटिक रूल रीस्टैब्लिश, मतलब जो ऑटोक्रेटिक रूल था, ऑटोक्रेसी रूल था, उसको फिर से क्या कर लेते हैं? रीस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर से वापस ले आते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? जो 4 स्टेट थे ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या की थी? ट्रीटी साइन कर रखी थी। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना 1815। जिसको लीड कौन कर रहा था या जिसको होस्ट कौन कर रहा था? इसका नाम था ड्यूक मार्टिनिक था, है ना। तो इस ट्रीटी में ऐसा क्या क्या था और ऐसे चेंजेस किए देखने को मिलते हैं। इसमें पहला चेंज क्या मिलता है? जो बोर्बन डायनेस्टी ना थी फ्रांस की, उसको फिर से रिस्टोर कर लेते हैं ये। दूसरा चेंज क्या करते हैं? जो प्रूसिया था उनको इंपॉर्टेंट टेरिटरी गई थी, कहाँ दे दी गई थी? वेस्टर्न फ्रंट पे। तीसरा चेंज क्या करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया होता है उसको क्या मिल जाता है? सेंट्रल नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल जाता है ऑस्ट्रिया को। और चौथा कंट्रोल क्या हो? चौथी चीज क्या मिलती है इनको? जो रसिया होता है उसको क्या दे देते हैं? ये पोलैंड दे देते हैं। और जो कॉन्फिडेंशियल 39 स्टेट थे नेपोलियन के, वो क्या करते हैं? उसको अनटच रहने देते हैं।
अब आपको पता है कि नेपोलियन की चेंज को कंजर्वेटिव लोगों ने चेंज कर दिया था। तो ट्रीटी ऑफ वेना के बाद यूरोप में पूरी तरह से मोनार्की आ चुकी थी और जो कंजर्वेटिव लोग थे उनके पास पावर आ चुकी थी। और जो बचे हुए लोग होंगे तो बाद में क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है द रेवोल्यूशनरीज। जो बहुत सारे लिबरल लोग थे वो कंजर्वेटिव लोग से क्या थे, खुश नहीं थे। तो 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनल लोग थे वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि जो पावर थी वो किसके हाथों में आ चुकी थी, कंजर्वेटिव लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तो ये लिबरल लोग ओपनली तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ये क्या करते हैं, चोरी छुपे कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, सीक्रेट ग्रुप फॉर्म करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। और ये नहीं चाहते थे कि जो यूरोप में क्या हो, पहली बात तो क्या हो, मोनार्की आए और ऑटोक्रेसी रूल करे। और दूसरा ये चाहते थे कि वांटेड फ्रीडम, मतलब उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। इसी प्रकार से ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गिजेप्पी माजीनी, जिनका जन्म इटली के जियोना में 1807 में हुआ था। ये बेसिकली कौन थे, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे और साथ साथ उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी के ये मेंबर भी थे जिसका नाम था कार्बोनरी। और साथ साथ उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना भी की थी। पहली सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली इन मार्सलेस और दूसरी सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप इन बर्नी। तो ये दो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी और ये चाहते थे कि इटली कैसा हो, एक नेशन स्टेट के रूप में हो या यूनिफाइड नेशन हो। और इन्हें देश देखकर यूरोप में अलग अलग जगहों पर सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। और आप ही बताओ, जब इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनेगी तो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा नहीं होगा? बिल्कुल रेवोल्यूशन होगा। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, इसमें यूरोप के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन हो रहे थे, इसलिए इस दौर को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस एज में बेसिकली दो मेन रेवोल्यूशन हुए थे। पहला रेवोल्यूशन हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा हुआ था ग्रीक रेवोल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जुलाई रेवोल्यूशन की। अब जुलाई रेवोल्यूशन भी बेसिकली दो जगहों पर हुआ था, एक हुआ था कहाँ पे, फ्रांस में, और दूसरा हुआ था कहाँ, बेल्जियम में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली किसका रूल चला करता था, बोर्बन किंग का रूल चला करता था। तो ये क्या करते हैं, जो बोर्बन किंग होते हैं, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बोर्बन डायनेस्टी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और साथ साथ यहाँ क्या सेटअप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पे क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। और जो लुइस फिलिप्स था उसको क्या करते हैं, फ्रांस का हेड बना दिया जाता है। तो ये वाला रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, फ्रांस वाला यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं आप किसकी, अपन बेल्जियम की बात करते हैं। बेसिकली जो बेल्जियम था वो किसके अंडर में आया करता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। तो बेल्जियम के लोग थे वो क्या करते थे, किसकी कंट्रोल में थे, नीदरलैंड की कंट्रोल में आते थे। तो जो बेल्जियम थे वे लोग भी उन्हें क्या चाहते थे, अपनी आज़ादी चाहते थे, वो ही अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसी कारण बेल्जियम में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से क्या रिजल्ट निकलता है, फाइनली जो बेल्जियम होता है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट रेवोल्यूशन की, जिसका नाम था ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पहले से ही पता था कि जो ग्रीक था वो किसके अंदर आया करता था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आया करता था। तो जो ग्रीक के लोग थे वो भी चाहते थे कि उन्हें भी क्या मिले, नेशन स्टेट मिले, और विदेशी की तरह फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे वो। तो बेसिकली 1821 में ग्रीक लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो ग्रीक के लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल तो थे नहीं। तो वो क्या करते हैं, कुछ बाहरी लोगों से मदद मांगते हैं। उसमें मदद मांगने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री आती है और साथ साथ कुछ क्या होते हैं, आर्टिसियन आते हैं, पोएट आते हैं। क्योंकि जो भी आर्टिसन थे वो अपने नेशन की भावनाओं को लोगों तक फैला रहे थे। तो फाइनली क्या होता है, 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी का नाम था कॉन्स्टोपेली कॉन्स्टपेली रिऑर्गेनाइज की जाती है ग्रीक को, ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया जाता है। तो फाइनली क्या होता है, ग्रीक को क्या मिल जाती है, ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल जाती है और ग्रीक क्या हो जाता है, पर्टिकुलर नेशन फॉर्म हो जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। दोस्तों आपको क्या लगता है, जो नेशनलिस्ट की फीलिंग होती है या देशभक्ति की भावना होती है वह केवल वॉर और टेरिटरी एक्सपेंस से ही आती है, बल्कि कल्चर के कारण भी नेशनल की फीलिंग फैल रही थी। लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने नेशन के प्रति, इसलिए स्टार्ट हुआ रोमांटिज्म। मीन्स रोमांटिज्म का मीन होता है कल्चरल मूवमेंट टू डेवलपिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। कोई भी ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से लोग अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो या लोगों को अपने देश के प्रति सेंटीमेंट जागरूकता हो, उसी को क्या कहते हैं, रोमांटिज्म कहा जाता है। तो इसमें कई सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो अपने रोमांटिज्म स्प्रेड कर रहे थे, किसकी मदद से, अपनी आर्ट की मदद से, अपनी पेंटिंग की मदद से, अपनी म्यूजिक की मदद से और अपनी पोएट्री की मदद से। चलिए अपन जानते हैं एक और ऐसा केस जो रोमांटिज्म से जुड़ा हुआ है। अब एक और आर्टिस्ट थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। बेसिकली ये कौन थे, जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने इसी से रिलेटेड अपनी फीलिंग को शेयर किया। उन्होंने कहा कि यदि आपको किसी देश का कल्चर को पता करना हो तो राजाओं महाराजाओं के महल में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कॉमन लोगों के पास में रहने से आपको पता चलेगा कि उस देश का कल्चर कैसा है। और आर्टिस्ट ने हमें यह भी कहा, बताना चाहा है, जो कल्चर है वह देश की आत्मा है। कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। अब आपको पोलैंड की स्टोरी को समझाते हैं कि रोमांटिज्म क्या होता है। कि जो पोलैंड था उसका वो ज़्यादातर हिस्सा किसकी कंट्रोल में आता था, रसिया के कंट्रोल में आता था।
और जो पोलैंड था वो बेसिकली कौन सी भाषा बोला करते थे पोलैंड के लोग, पुलिस भाषा बोलते थे। और जो रसिया था उसने क्या किया, पोलैंड में से पुलिस भाषा को हटा दिया और रसिया भाषा को क्या कर दिया, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब लागू कर दिया उसने। अब जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने इस बात का क्या बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा, क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीन ली गई थी, तो पोलैंड ने के कुछ लोगों ने 1830 में 1831 में क्या किया, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। अब आपको आज भी पता है कि जो रसिया था वो उस समय भी पावरफुल था और आज के समय भी पावरफुल है। जो पोलैंड था वह रसिया के कंट्रोल में आता था। तो यह रिवोल्ट को क्या कर दिया, रसिया ने इस रिवोल्ट को दबा दिया। और जो कुछ प्रेस्ड लोग थे, जो प्रेस्ड लोग ने जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उन्हें क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। और जो बाकी बचे लोग थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने सर्बिया की कड़कती ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे जो पोलैंड के लोग हैं वो रिवोल्ट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो इस स्टोरी से हमें यह पता, सुनने में बहुत बुरी लग रही है, लेकिन हमें इससे यह पता चल रहा है कि भाषा के नाम पर भी वेपन की तरह किसी तरह से रिवोल्ट जगाया जा सकता है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में यूरोप में एक ऐसा समय आता है जिसमें लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, मतलब इकोनॉमिकल हार्डशिप आ जाती है। होता क्या है, यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था। तो जो लोग गाँव के लोग थे वो क्या करते हैं, शहर की तरफ आने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्हें शहर में काम मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है, शहर में स्लम क्रिएट हो जाते हैं और सिटीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जो सामान था वह यूरोप से इंग्लैंड आने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता, क्योंकि ये सामान मशीन से बनता था, इस कारण बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था, जिससे छोटे कारीगरों को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही इस दौर में लोगों की फसलें भी खराब होने लगती हैं, जिससे फूड प्राइसेस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वहीं जो अमीर लोग थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। सबसे ज़्यादा हंगर और हार्डशिप का असर उन लोगों पे पड़ रहा था जो लोग गांव से शहर की तरफ आए थे, और गरीबों पे पड़ रहा था। सो 1848 में फ्रांस सिटी के लोग क्या होते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जिससे फ्रांस का राजा लुइस फिलिप्स डर जाता है और फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर भाग जाता है। अब राजा तो क्या हो जाता है, भाग गया था, कंट्री रन कैसे कराएंगे, तो फ्रांस में नेशनल असेंबली फॉर्म्ड होती है। अब नेशनल असेंबली को रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब अब फ्रांस में एक नेशन स्टेट बन चुका है। अब नेशन स्टेट तो बन चुका है, तो इसमें क्या होंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब नेशनल असेंबली के बाद कुछ चेंजेस होते हैं। अब पहला चेंजेस क्या होता है तुम्हारा, कि वोटिंग राइट दे दिए जाते हैं 21 साल के ऊपर के आदमियों को दे दिए जाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन किसको छोड़कर, वुमन को छोड़कर। पहला चेंज ये करते हैं। और दूसरा चेंज क्या करते हैं, द राइट टू वर्क वाज गारंटेड, मतलब सबको काम दिया जाएगा और काम रहेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या फ्रांस में धीरे धीरे क्या होती है, तुम्हारी समाप्त होने लगती है। तो 1845 में एक और रिवोल्ट होता था, उसे सिलेस्का रिवोल्ट कहा जाता था। तो क्या होता है कि कुछ बीवर थे, वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने उन बीवरों का पेमेंट क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इस बात से बीवर को गुस्सा आ जाता है, तो वह कॉन्ट्रैक्टर के घर में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पास ही के गांव में जाके छिप जाता है, लेकिन जो गांव वाले होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को छिपने नहीं देते हैं। तो वह कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, किससे मदद मांगता है, जाके आर्मी से मदद मांगता है, मांगने से हेल्प करने जाता है। तो जो बीवर थे उसको पीछा कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो उनकी अब फाइट किससे स्टार्ट हो जाती है, आर्मी से उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो 11 बीवर थे वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो यह रिवोल्ट क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। बट बात यह नहीं है कि सक्सेस मिली या अनसक्सेस मिली, बात यह है कि यूरोप में कई जगहों पर क्या हो रहे थे, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन हो रहे थे। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। जब सभी लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे तो मिडिल क्लास कैसे पीछे रह जाएगा। तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो 1847 में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। और वो रेवोल्यूशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, नेशन स्टेट चाहिए था। और दूसरा क्या कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे किसकी, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल की, मतलब लोगों के पास क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और साथ साथ वो बात कर रहे थे किसकी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे थे। और दूसरा वो बात किसकी कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे थे। मीन्स किसी भी पार्टी को अपने दल बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इन सब के लिए चीज़ों की डिमांड कौन कर रहा था, मिडिल क्लास डिमांड कर रहा था। जर्मन रीगन। मिडिल क्लास पीपल वो क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें कितने मेंबर थे तुम्हारे, 831 मेंबर को इलेक्ट किया था, वो भी किसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया था। तो क्या होता है, 18 मई 1848 को सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं, फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह पर। कहाँ थी, जो जर्मनी का एक क्या था, एक चर्च था जो कि सेंट पॉल नाम पर, वहां जाके इकट्ठे होते हैं। इसी को क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जा रहा है।
क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं उस समय, तो वो क्या करते हैं, चर्च को ही पार्लियामेंट घोषित कर देते हैं। तो 831 मेंबर थे, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार करते हैं। किसके लिए? जर्मन रीगन के लिए। बट एक प्रॉब्लम थी, जो 831 मेंबर थे वो इलेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे कौन थे? मिडिल क्लास लोग थे। उन्होंने क्या किया था, जो आर्टिशियन थे और वर्कर थे उनको क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। उनकी डिमांड को नहीं सुना जा रहा था। तो जो वर्कर थे और आर्टिशियन थे वो क्या करते हैं, अपना सपोर्ट क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो वर्कर और आर्टिशियन का सपोर्ट जो कर रहे थे वो अब क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इग्नोर किया था। तो उन्होंने सपोर्ट क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे थे, वह अब कमजोर पड़ने लग गई थी। पर इसके बावजूद भी मिडिल क्लास लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर किसके पास जाते हैं? राजा के पास जाते हैं। कौन था राजा उस समय? राजा, इसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि पूरे प्रूसिया का राजा था। अब आप बोलोगे कि जर्मनी के राजा के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय जर्मनी नाम की कोई जगह ही नहीं थी, बल्कि जर्मन रीगन हुआ करता था। इसलिए सारे मिडिल क्लास लोग किसके पास जाते हैं? प्रूसिया के राजा के पास जाते हैं। बट आप ही सोचो कि राजा चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन देश में आए जिससे उसकी पावर कम हो जाए। वह क्यों चाहेगा अपनी पावर को कम करना? इसलिए राजा क्या करता है, अपनी मिलिट्री को बुलाता है और इन मिडिल क्लास लोगों की अच्छे से क्या करता है, मरम्मत करता है। और यह रिवोल्ट क्या हो, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेन कारण क्या था ये रिवोल्ट खत्म होने का? कि जो वर्कर थे और आर्टिशियन थे, इन्होंने क्या किया था, अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, जिस कारण से यह रिवोल्ट ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसी कारण क्या होता है, ये रिवोल्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन जो मोनार्क थे उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि जो लिबरल लोग हैं इन्हें ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। ये मिडिल क्लास और लिबरल लोग एक ना एक दिन जीत ही जाएंगे, ऐसा उन्हें महसूस होने लग गया था। तो यह क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा छूट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले छूट क्या देते हैं ये? सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एपोलिश बोथ इन हेम्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। ये क्या करते हैं, दास प्रथा और बंधुता मजदूरी को क्या खत्म कर देते हैं। कहाँ कहाँ पर? हेम्सबर्ग डोमिनेशन में और रसिया में। ठीक है। और दूसरा चीज क्या करते हैं ये? दूसरा चीज करते हैं, हंगरी वाज वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1867। जो हंगरी का एरिया रहता है वो 1867 में ऑटोनॉमी से क्या कर देते हैं, आजाद कर देते हैं। किंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाइड बनते हैं और कैसे उनका यूनिफिकेशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जर्मन केस की। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जर्मनी थे, उनके मिडिल क्लास लोग थे, वे जर्मनी के राजा के पास जाते हैं, क्या लेकर? कॉन्स्टिट्यूशन लेकर। जो राजा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है और क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है इन लोगों को आर्मी की मदद से। और यह जो इनका रेवोल्यूशन होता है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फेल हो जाता है। अब यह सवाल उठता है कि जो मिडिल क्लास लोग थे इनका मूवमेंट आगे बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा तो कैसे बढ़ा, चलिए जानते हैं। अब जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या करते हैं, प्रूसिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जिन्हें जंकर्स ऑफ प्रूसिया भी कहा जाता था, उनसे जाके क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। और जो जंकर्स होते हैं वह उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी वो क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं अब जर्मनी की यूनिफिकेशन की। अब सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ चुकी थी? प्रूसिया पे आ चुकी थी। उस समय जो प्रूसिया था उसका चीफ मिनिस्टर कौन था? उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। और उसकी मिलिट्री और सारे जंकर मिलकर क्या करते हैं, फाइट करना शुरू कर देते हैं। किसके अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अब क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये जर्मन स्पीकर रीगन था और वो इनके कंट्रोल में था। उनसे वो क्या करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लड़ाई लगभग कितने साल तक चलती है? लगभग 7 साल तक चलती है। और इस लड़ाई का रिजल्ट यह होता है कि जो प्रूसिया होता है वह इस फाइट को क्या कर देता है, जीत जाता है। और इसके साथ ही जो जर्मनी होता है वो क्या हो जाता है, इसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यूनिफाइड बन जाता है। मतलब अब जर्मनी एक क्या बन चुका था, यूनिफाइड नेशन बन चुका था। और फाइनली क्या होता है, 18 जनवरी या 10 जनवरी को 1867 को जर्मनी का जो एक राजा बनता है जिसका नाम था केजर विलियम फर्स्ट। और ये राजा बनता है और वह किसको इंपॉर्टेंस देता है, करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए और बैंकिंग और जडीडी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे इटली यूनिफाइड हुआ। 18 सेंचुरी में जो इटली था वह 7 स्टेट में बटा हुआ था। जो आपको स्टेट दिखाई दे रहा है वह सडानिया पायडामोंट है। यह एक मात्र स्टेट था जहां पर एक ऐसा राजा रहा करता था जो कौन सी लैंग्वेज बोला करता था, इटालियन लैंग्वेज बोला करता था। वह एक्चुअल में ही इटालियन प्रिंस था, उसका नाम था वेक्टर एमोल सेकेंड। अब इटली में जो नॉर्दर्न पार्ट दिख रहा है आपको, उसमें किसका कंट्रोल था, ऑस्ट्रेनियन हैम्बर्ग के कंट्रोल में था। जो आपको सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है वो किसके कंट्रोल में था, वह पॉप के कंट्रोल में था। और जो साउथ का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो किसके कंट्रोल में था, वो बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। बट 1848 में सार्डानिया प्रिंस का किंग क्या कहता है, इमोल वेक्टर सेकेंड, वह ठान लेता है कि वह इटली को क्या करेगा, यूनिफाइड करेगा। तो वह क्या करता है, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट केबर, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि इटली को यूनिफाइड करने की। और यहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले 1859 में फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया हैम्बर्ग को हराता है।
एम्फियरों को हराता है और जो एरिया कैप्चर करके रखा था वह उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बारी थी साउथ वाले पार्ट की। साउथ वाला पार्ट किसके कंट्रोल में था? बोर्बन किंग ऑफ स्कैन के कंट्रोल में था। तो काउंट कैरबर क्या करता है, एक व्यक्ति को बुलाता है। उस व्यक्ति का नाम था गुजुपी गरीब बाल्टी, जिसकी खुद की एक आर्मी थी जिसमें 1000 क्या थे, वॉलेंटियर थे। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, फाइट करते हैं और 1860 में इटालियन के साउथ वाला रीजन को स्पेन से आज़ाद करा देते हैं और क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बट अब क्या बचा था, सेंटर वाला पार्ट बचा था, सेंटर इटली बचा था, जो कि किसके कंट्रोल में था, पॉप के कंट्रोल में था। जो पॉप के कंट्रोल, बट जो पॉप से आज़ाद कराने में इनको कोई भी फाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि क्या होता है, जो पॉप होता है वो क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद ही वो क्या कर देता है, सिलेंडर कर देता है। तो इस तरह से इटली का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 1861 में जो वेक्टर एमोल सेकेंड था वह क्या करता है, पूरे पूरे इटालियन का क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। और इसी प्रकार से पूरे इटली का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। द स्ट्रेंजर केस ऑफ ब्रिटेन। अब पढ़ते हैं ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक से जैसे क्या हुआ है, वॉर हुई और रेवोल्यूशन हुआ कि यूनिफिकेशन हो गया। बट जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के साथ हुआ है। मतलब जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है वह एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया रही है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की। अब बात करते हैं, जो आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप देखिए, इसमें कुछ पार्ट किसका दिखाई दे रहा है आपको, स्कॉटलैंड का है, कुछ पार्ट क्या इसका है, वेल्स का है, कुछ पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंग्लैंड का पार्ट है, और जो बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है वो किसका पार्ट है, आयरलैंड का पार्ट है। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते थे। जैसे स्कॉटलैंड में कौन रहा करता, स्कॉट रहते थे। वेल्स में कौन लोग रहा करते थे, वेल्स रहते थे। इंग्लैंड में कौन लोग रहते थे, इंग्लिश वो लोग रहा करते थे। इसी प्रकार जो आयरलैंड है वहाँ कौन लोग रहा करते थे, आयरिश लोग रहा करते थे। और जो वेल्स था वह 1535 से ही इंग्लैंड का पार्ट था। अब जो इंग्लैंड होता है वह 1689 से पहले मोनार्की थी और उसके पास सारी पावर हुआ करती थी। लेकिन 1688 के बाद मोनार्की तो रहती है बट मोस्ट ऑफ द पावर किसके पास चली जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली जाती है। और इंग्लैंड अब सोचता है कि जो आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनको क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया जाए। अब इंग्लैंड क्या करता है, ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो किस पे फोर्स करता है, स्कॉटलैंड पे फोर्स करता है और क्या करता है, उनसे कन्वेंस करता है और उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराता है, जिस एग्रीमेंट का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 में। और इस एक्ट के पास होते ही, साइन होते ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं और वो क्या बनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड लोगों का डोमिनेंस बढ़ने लगता है। वे धीरे धीरे स्कॉट के लोगों को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं और दबाव बनाते हैं कि जो स्कॉट के लोग थे ना तो वो अपनी अब लैंग्वेज बोल पा रहे थे और ना ही वो अपने हिसाब से कुछ पहन सकते थे। अब सिमिलरली क्या होता है, आयरलैंड के साथ भी यही केस होता है। अब आयरलैंड थे बेसिकली, यहाँ पे दो तरह के लोग हुआ करते थे आयरलैंड में। पहले जो हुआ करते थे जिनका नाम था, इन्हें बोलते थे अपन क्या, कैथोलिक, और दूसरा ग्रुप था इसे बोलते थे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दो तरह के लोग रहते थे। जो कैथोलिक थे वे क्या थे, मेजोरिटी में थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे वे माइनॉरिटी में थे। इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती थी, मतलब ये आपस में लड़ते रहते थे। इसी बात का फायदा उठाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या करता है, जो प्रोटेस्टेंट थे इनको क्या करता है, पीछे से सपोर्ट करता है ताकि इंग्लैंड उन पर डोमिनेट कर सके। अब जो कैथोलिक थे वो भी शांत नहीं रहते, तो वे क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। फाइनली थे जिनका नाम था वुल्फ टोन, उन्होंने 1798 में इसका अगेंस्ट में विरोध किया, माने रिवोल्ट किया। पर इस रिवोल्ट को क्या किया, दबा दिया जाता है। और फाइनली क्या होता है, 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली क्या कर लेते हैं, कंट्रोल में ले आते हैं, किसके द्वारा, बाय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और एक नया ब्रिटेन नेशन बन जाता है, जिसमें क्या आता है, ब्रिटिश फ्लैग था, ब्रिटिश का नेशनल एंथम था और इंग्लिश लैंग्वेज थी। इसी को वो क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। विजुअलाइजिंग द नेशन, 1890 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने सोचा कि नेशन को क्या किया जाए, विजुअलाइज किया जाए, मतलब नेशन को रूप दिया जाए। अब बात करते हैं इंडिया की। जो इंडिया है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत माता से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें यह फील कराया जाता है कि जो भारत माता है वह हम सबकी माता है और हम सब क्या है, एक है। इसी प्रकार जो यूरोप के आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने नेशन के रूप देना स्टार्ट कर देते हैं। किसके थ्रू रूप देते हैं, वो कुछ फीमेल फिगर की मदद से, जिन्हें क्या बोला करते थे, एल्गोरी बोला करते थे, ताकि लोगों में क्या बने, यूनिटी बनी रहे। जैसे अपन किसकी बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो इसमें फीमेल फिगर इनकी एल्गोरी क्या बोली जाती थी, जर्मेनिया बोली जाती थी। उसी प्रकार से यदि फ्रांस की एल्गोरी की बात करें तो किससे रिप्रेजेंट किया गया था, मारियान से किया जाता था। इसी प्रकार से नेशन को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं आर्टिस्ट। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हम पढ़ते आ रहे हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति की भक्ति की भावना या अपने देश के प्रति प्यार सम्मान, वही नेशनलिज्म कहते हैं। सो 19वीं सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वह कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है इंपीरियलिज्म में। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब कोई
बड़े नेशन छोटे छोटे नेशन को क्या करना, ऑक्यूपाइड करना स्टार्ट कर जाए और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में लग जाए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है बल्कान रीजन की, इसको अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो जो बल्कान रीजन है, यह एक ऐसी जगह थी यूरोप के अंदर जो कि किसके अंदर आती थी, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आती थी। इस बल्कान रीजन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट होते थे, जैसे रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीक हो गया, सेक्ट्रा, और भी बहुत सारे स्टेट आते थे। तो क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था वह धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण जो बल्कान रीजन थे, जो जो स्टेट हुआ करते थे, वह अपने को इंडिपेंडेंट करने में लग जाते हैं, मतलब अपनी अपनी कंट्रियां बनाने में लग जाते हैं। और यह सारी कंट्रियां एक दूसरे से क्या करती थी, जलस किया करती थी, जला करती थी, जिस कारण से सारी कंट्रियां ऐसा करती हैं कि वो है अपना खुद का डोमिनेंस बड़ा करने में लग जाती हैं। इस वजह से सारी कंट्रियां आपस में लड़ने लगती हैं और अपने आप को एक्सपेंड करने में लग जाती हैं। इसी सबको देखकर जो बड़ी बड़ी कंट्रियां होती हैं, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उनको भी लालच आ जाती है और वे भी इस लड़ाई में कूद जाते हैं। और फाइनली यही कारण बनता है किसका, वर्ल्ड वार 1 का। बाद में जाके बहुत सारे एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी चलते हैं, पर कहीं ना कहीं जो इंपीरियलिज्म था उसकी वजह से ही नेशनलिज्म की फीलिंग जाग रही थी। लोगों को का डोमिनेंट कंट्री से आज़ादी चाहिए थी, और आज भी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वह लोगों तक क्या है, फैल रही है। इसी से अपना जो चैप्टर होता है वह कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।